यूपीएससी में आपके पास दो ही चीजें हैं चॉइस के लिए। पहली चीज, आपको एग्जाम देना है या नहीं देना, और आपने उस चॉइस में अपना आंसर दे चुके हो कि आपको एग्जाम देना है। उसके बाद सबको उसी प्रोसेस से निकलना पड़ता है। आपके पास दूसरी चॉइस आती है कि आपको ऑप्शनल क्या चूज करना है। बस अब आपके पास दूसरी चॉइस है जो आपको राइट तरीके से चूज करनी है, अदरवाइज मिस्टेक काफी भारी हो सकती है। जब भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो यूपीएससी, आपको पता है कि मार्कशीट रिलीज नहीं करती है, और हम यूपीएससी को हर वीडियो में, इतनी ज्यादा वीडियोस में, इतने ज्यादा पार्ट्स के अंदर बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं थ्रू डिफरेंट नोटिसेस, लेकिन यूपीएससी इतना डीट हो चुकी है कि वो मार्क्स रिलीज नहीं करती। अब चलो ठीक है यार, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस मार्क्स रिलीज ना करने की वजह से एक ट्रैप जो है वो स्टूडेंट के साथ में नजर आता है। दोनों ही चीजों में, प्रीलिम्स एग्जाम में भी और मेंस एग्जाम में भी। आप सोच के देखो, लेट्स से आप यू आर समवन, मान लो मैं 2025 का अटेम्प्ट दे रहा हूं, तो मैं क्या करता, मैं फरवरी 2025 में अपना फॉर्म भर देता। जब मैं फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन आती, मैं फॉर्म को अप्लाई करता, दे विल आस्क मी माई ऑप्शनल, ठीक है, और मैं उसको फिलअप कर देता कि ये मेरा ऑप्शनल है। बस यही चलता रहता है, एंड वी नेवर गेट टू नो। ये बहुत ही क्रेजीएस्ट डिसीजन होता है कि कोई ये सोच ले कि मैं इस बार अपने ऑप्शनल को चेंज करूंगा। इसलिए आप देखना, कई बार स्टूडेंट के 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं, वो ऑप्शनल को चेंज नहीं करते। कहते हैं कि करेज चाहिए, करेज नहीं चाहिए, एनालिसिस चाहिए, और जो एनालिसिस उसको कभी मिल ही नहीं पाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं व्हाइल डिसाइडिंग माय ऑप्शन। 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी टाइमलाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए ऑप्शनल को प्रिपेयर करने की। अगर आप 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हो तो अपना ऑप्शनल डिसाइड करो और बाय जुलाई उसकी प्रिपरेशन 1 जुलाई से स्टार्ट कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम की जर्नी में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी ने अपनी कुछ गलतियों की वजह से और ज्यादा बढ़ा दी है। आप सोच रहे होंगे गलतियों की वजह से इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है। यस, आई एम सेइंग इट राइट। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यूपीएससी ने जानबूझ के इस चीज को और ज्यादा, एक प्रोसेस को रिग्रेस बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, क्योंकि हमें राइट ऑप्शनल को चूज करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे कि आप ऑप्शनल को कैसे चूज करते हो, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये अगले 20 to 25 मिनट्स आपके आने वाले 1 साल 2 साल हो सकता है आपके कैरियर को बचा लें। इसलिए आप वो हो जो ज्योग्राफी या कोई अदर ऑप्शनल, पीएसआईआर, पबएड या किसी के बारे में भी सोच रहे हो, पहले इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद अपना ऑप्शनल डिसाइड करना। अगर आप वो हो जिसने ऑप्शनल तैयार शुरू कर दिया है, डिसाइड कर लिया है, लेकिन शुरू नहीं किया है, तो भी आप देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर किया हो जो नहीं करने थे, और हो सकता है कुछ पैरामीटर्स आपने कंसिडर कर लिए हो और वो सही भी हो, लेकिन कंक्लूजन सही ना निकला हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्यों है इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शनल। भाई लार्जरली अगर मैं देखूं तो हम इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं ऑप्शनल के ऊपर, तो उसका एक तो सबसे सिंपल सा कारण आता है, यूपीएससी में आपके पास दो ही चीजें हैं चॉइस के लिए। पहली चीज, आपको एग्जाम देना है या नहीं देना, और आपने उस चॉइस में अपना आंसर दे चुके हो कि आपको एग्जाम देना है। उसके बाद सबको उसी प्रोसेस से निकलना पड़ता है। आपके पास दूसरी चॉइस आती है कि आपको ऑप्शनल क्या चूज करना है। बस अब आपके पास दूसरी चॉइस है जो आपको राइट तरीके से चूज करनी है, अदरवाइज मिस्टेक काफी भारी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ में आप थोड़ा सा पैटर्न पे फोकस करो। यूपीएससी के मेंस में आपके टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं, जिनमें से ये 2 पेपर ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका मतलब है इनके मार्क्स इंक्लूड नहीं हो रहे। ये है लैंग्वेज के पेपर आपके, ठीक है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और जो हिंदी की जगह या कोई और लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज चूज की है, पेपर हुआ, क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपके मार्क्स इंक्लूड नहीं हो रहे। चलो ठीक है, इनको हटा देते हैं। फिर आपका आता है ऐसे पेपर 250 मार्क्स। फिर आपके 4 पेपर आते हैं, वो आते हैं जनरल स्टडी के पेपर, ठीक है ना। 4 पेपर ऑफ जीएस मेकिंग इट 1000 मार्क्स, ठीक है ना, मेकिंग इट 1000 मार्क्स। तो आपके 1000 मार्क्स यहां पे हो गए हैं, ठीक है। अब 1000 मार्क्स यहां हो गए हैं, और इसके बाद आपका आता है ऑप्शनल के 2 पेपर, तो आपका यहां 500 मार्क्स हो गए हैं। किसी भी टॉपर की मार्कशीट उठा के देखोगे, किसी का भी एनालिसिस करोगे, जो अच्छा परफॉर्म कर गया है अपने मेंस एग्जाम में, अपनी फाइनल रैंक में, उसके मार्क्स जीएस के पेपर में इन 1000 में से रेंज करते हैं 450 के अराउंड, ठीक है ना। 450 के आसपास में वो मार्क्स रेंज करते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 280 टू
300 के बीच में मार्क्स आसपास में यहाँ रेंज करते हैं। 300 से ज्यादा भी आते हैं, तो मैं एवरेज मानूं तो 280 से 320 के बीच में 300 के आसपास में मार्क्स जो हैं वो ऑप्शनल में रेंज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर 1000 मार्क्स में से आपको आ रहे हैं 450, दैट इज 45% मार्क्स आपको मिले यहां। लेकिन जो ऑप्शनल के 500 मार्क्स में 300 अगर आपको आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपको 60% मार्क्स आए। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन देखो कितना ज्यादा है। 500 में से आपको 300 आ रहे हैं और यहां सिर्फ आपको 45% मार्क्स आ रहे हैं, वहां 60% मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए ऑप्शनल का अच्छे ढंग से चुनाव करना बहुत जरूरी है। आप ये लार्जरली मान के चलो कि भाई ऑप्शनल जिसने भी गलत चूज कर लिया तो वो ऑलमोस्ट रेस से बाहर हो जाता है। क्योंकि ये जो मेंस की विंडो होती है ना, ये बहुत नैरो विंडो है। लगभग 80 टू 90 मार्क्स आप मान लो, इतनी ही विंडो है ये। टॉपर से लेके आउट ऑफ द लिस्ट करने के लिए आपको 80 मार्क्स के आसपास की रेंज रहती है बस। तो अगर ये रेंज रहती है, तो इसमें अगर आपने गलत ऑप्शनल चूज कर लिया और आपके कहीं 20-50 मार्क्स कम हो गए, तो आप समझ सकते हो आप एक डेंजरस पोजीशन में जा सकते हो और आपके करियर के साथ में खिलवाड़ हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि चलो ठीक है सर, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी एक और इंपॉर्टेंस है। जब भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो, तो यूपीएससी आपको पता है कि मार्कशीट रिलीज नहीं करती है। और हम यूपीएससी को हर वीडियो में, इतनी ज्यादा वीडियोस में, इतने ज्यादा पार्ट्स के अंदर बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं थ्रू डिफरेंट नोटिसेस, लेकिन यूपीएससी इतना डीट हो चुकी है कि वो मार्क्स रिलीज नहीं करती है। अब चलो ठीक है यार, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस मार्क्स रिलीज ना करने की वजह से एक ट्रैप जो है वो स्टूडेंट के साथ में नजर आता है, दोनों ही चीजों में, प्रीलिम्स एग्जाम में भी और मेंस एग्जाम में भी। आप सोच के देखो, लेट्स से आप यू आर समवन, मान लो मैं 2025 का अटेम्प्ट दे रहा हूं, तो मैं क्या करता, मैं फरवरी 2025 में अपना फॉर्म भर देता। जब मैं फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन आती, मैं फॉर्म को अप्लाई करता, दे विल आस्क मी माय ऑप्शनल, ठीक है, और मैं उसको फिलअप कर देता कि ये मेरा ऑप्शनल है। फाइन। अब मैं पढ़ने में अच्छा हूं, बुरा हूं, जो भी हूं, एक पहली स्टेज मेरे सामने आती है प्रीलिम्स एग्जाम की स्टेज, और प्रीलिम्स एग्जाम आपका जून या मई में हो जाता है और जून तक रिजल्ट आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है यूपीएससी की, मार्क्स ना देने की वजह से बच्चे को यहां पता ही नहीं लगता कि उसका जीएस में कुछ प्रॉब्लम हो गई या सीसेट में जो फेल हो गया है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि वो अगले साल प्रिपेयर करना चाहता है। आप पेन समझो यूपीएससी बच्चों का, वो अगले साल प्रिपेयर करना चाहता है, अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं पता कि कमी कहां रह गई है। चलो जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर गया, उसने क्वालिफाई कर लिया, दैट पर्सन रीच टू द मेंस एग्जाम। मेंस हुआ अगस्त में, ठीक है। अब आप चाहे मेंस में फेल हुए या पास हुए, वट एवर हैपन्स, लेकिन आप यहां पे फिर से देखो, क्या आपको लेट अस अज्यूम कि भाई हम मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या मुझे पता लगा कि मेरे को ऑप्शनल में कैसी परफॉर्मेंस रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि साहब तो मार्क्स 2026 के अप्रैल में देंगे। और यहां पे अगर आपको ऑप्शनल के बारे में नहीं पता लगा, और क्योंकि आपने पहले प्रिपेयर किया है उस ऑप्शनल को, तो आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब फरवरी 2026 में आएगी, तो क्या आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आप अपना ऑप्शनल चेंज करो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप ऑप्शनल में परफॉर्म कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। अब यूपीएससी, अगर आप ये प्रिपेयर कर ही देते हो रिजल्ट, तो आप मार्क्स क्यों नहीं दे देते? किसी स्टूडेंट की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वी जस्ट वांट टू से कि जेन्युइनली एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो स्टूडेंट बना पाएगा अपने कैरियर के लिए। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम है। तो आप समझ रहे हो कि अगर आप दोबारा से आप फॉर्म फिल कर दोगे, आप दोबारा से उसी ऑप्शनल को चूज कर लोगे, और उसी ऑप्शनल को चूज कर लोगे, तो आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई इस बार तो मैंने शायद, अगर मान लो बाई चांस आपको अप्रैल में पता लगता है कि मेरे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं थे, अब आपको लगेगा कि मैंने 1 साल और दिया है उसको, तो अब तो अच्छा ही हो गया होगा, अब मैं इसी के साथ जाऊंगा। और फिर आप अगले ट्रैप में चले जाते हो, और फिर उससे अगले ट्रैप में चले जाते हो। बस यही चलता रहता है, एंड वी नेवर गेट टू नो। ये बहुत ही क्रेजियस डिसीजन होता है कि कोई ये सोच ले कि मैं इस बार अपने ऑप्शनल को चेंज करूंगा। इसलिए आप देखना, कई बार स्टूडेंट के 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं, वो ऑप्शनल को चेंज नहीं करते। कहते हैं कि करेज चाहिए, करेज नहीं चाहिए, एनालिसिस चाहिए, और जो एनालिसिस उसको कभी मिल ही नहीं पाता है। ये सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। इसलिए ऑप्शनल को चूज करना
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है राइट ऑप्शनल को राइट तरीके से। अब सवाल यह आएगा सर फिर कैसे चूज करें राइट ऑप्शनल? राइट ऑप्शनल को चूज करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं। एवरीवन यूज्ड टू ऑप्ट फॉर दिस, अगर नहीं करता है तो उसको करना चाहिए। आप पहले लिस्ट निकालो यूपीएससी की और उसमें देखो कि भाई उन्होंने क्या क्या ऑप्शनल दिए हैं, और उन ऑप्शनल में से पहले तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि भाई आप अपना क्या ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन कैसे करेंगे सर? आप नहीं कर पाओगे। देखो यहां पे टोटल में आपको 24 इवन 26 जो है सब्जेक्ट दिए हुए हैं। 26 वाले पोर्शन के अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं तो वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन एटलीस्ट हम थोड़ा सा कंसाइज करके इस लिस्ट को छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं अपने लिए चूज करता हूं, सब इंडिविजुअल का अपने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट होगा, मैं अपने लिए चूज अगर करता हूं तो मुझे ये पता है कि मेरी बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी नहीं है या बॉटनी नहीं है तो मैं बॉटनी नहीं लूंगा। मेरा केमिस्ट्री भी नहीं है, मैं केमिस्ट्री भी नहीं लूंगा। ना मैं सिविल इंजीनियर हूं तो वो भी नहीं लूंगा। मैं कॉमर्स अकाउंटेंसी से नहीं हूं, मैं वो भी नहीं लूंगा। इकोनॉमिक्स चलो मैं सोच लेता हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा अपने जनरल स्टडी में भी, तो मेरे को इकोनॉमिक्स सोच सकता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो भी नहीं हूं मैं। ज्योग्राफी जियोलॉजी में अगेन बायो बैकग्राउंड से नहीं हूं। ठीक है, हिस्ट्री लॉ, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉ वही लेता है जो लॉ बैकग्राउंड से होता है। मैनेजमेंट बैकग्राउंड मेरी नहीं है। मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर मैं हूं, लेकिन आपको पता है कि मेरी ग्रेजुएशन किस तरीके की है, मतलब सभी की ग्रेजुएशन ऐसी ही होती है। कॉलेज में हम हमेशा फन ही करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ग्रेजुएशन से उतना ज्यादा इंपैक्ट आता है कि मेरी ग्रेजुएशन है। देखो मैं मैकेनिकल इंजीनियर के बावजूद मैं बता सकता हूं, आपको भी सबको पता है, सबका एक्सपीरियंस यही कहता है कि यार ग्रेजुएशन में उतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हमारे पास डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर मेडिकल साइंस वो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है। फिलोसफी ठीक है, मैं सोच सकता हूं फिलोसफी के बारे में। कुछ लोग कहते हैं छोटा है, ये है वो है, सोच सकता हूं। फिजिक्स ये भी मेरे पास नहीं है। पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्ट रिलेशन ले सकता हूं। साइकोलॉजी, वैसे तो साइकोलॉजी भी एक छोटा सब्जेक्ट है लेकिन बैकग्राउंड होना जरूरी है, नहीं होगा। पबेड ले सकता हूं। सोशो ये भी ले सकता हूं। स्टैटिस्टिक्स ये भी मेरा बैकग्राउंड नहीं है। जूलॉजी ये भी नहीं है। लैंग्वेज हो सकता है मैं लैंग्वेज को चूज कर लूं, जैसे हिंदी मेरी लैंग्वेज है अगर, तो मैं हिंदी लिटरेचर को चूज कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। तो मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी ये भी कट करूंगा मैं। एग्रीकल्चर में ले सकता हूं 9, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लूंगा। और देखो 9 पेपर्स मेरे सामने निकल के आए। अब एक पेपर मैं ऐड करता हूं मेरी तरफ से। कैसे? कि मैंने तो बोल दिया कि मेरी बैकग्राउंड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मैकेनिकल में, बट फिर भी किसी की बैकग्राउंड हो तो वो अपनी ग्रेजुएशन का वाला सब्जेक्ट एक कोई ना कोई चूज कर सकता है। तो आपके जो 26 सब्जेक्ट थे उसमें से लिस्ट को कंसाइज करके आपके पास में 10 सब्जेक्ट आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपकी लिस्ट छोटी हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि मैं क्या क्या फैक्टर्स के बारे में सोचूंगा अब। ठीक है ना? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं भाई, आप कमेंट में और कुछ भी बता सकते हो। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं व्हाइल डिसाइडिंग माय ऑप्शनल, जिसमें बड़े सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है ना? कोई कहता है कि कोचिंग अच्छी अवेलेबल हो, कोई कहता है टाइम बहुत कम लगे, कोई कहता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हो, कोई कहता है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई कहेगा आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, पॉपुलैरिटी हो उस ऑप्शनल की, पीयर इन्फ्लुएंस भी हो जाता है कि मेरा रूममेट ले रहा मैं भी ले लेता हूं, करंट अफेयर से कितना इंटर रिलेशन है, जीएस में कितना कंट्रीब्यूशन है। ये सारे लगभग लगभग फैक्टर होते हैं जिनको हम कंबाइन करके ये डिसाइड करते हैं कि ऑप्शनल मुझे क्या लेना है। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन से फैक्टर रियली रेलेवेंट है। देखो एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आप भी समझते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पीएसआईआर कोई बैकग्राउंड नहीं था, दे परफॉर्म्ड वेल। सोशियोलॉजी कोई बैकग्राउंड नहीं था, दे परफॉर्म वेल। ज्योग्राफी कोई बैकग्राउंड नहीं था, परफॉर्म्ड वेल। क्योंकि हमें पता है हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एक ऑप्शनल को स्टडी करने के लिए हमें ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, आप कोई भी ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोचिंग अवेलेबिलिटी, भाई जो भी अच्छे ऑप्शनल्स हैं उनकी कोचिंग आपको मिल जाती है। ठीक है ना? कोचिंग अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो जो भी अच्छे ऑप्शनल्स हैं उन सबकी कोचिंग मिल जाती है। आप ज्योग्राफी सर्च मारो, बड़े सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे, कोचिंग अवेलेबल है। पीएसआईआर अवेलेबल है, सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है। और कोचिंग अवेलेबल है इसका मतलब क्या है? स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो मतलब ये दो फैक्टर भी कोई खास फैक्टर नहीं हो सकते हैं जो ऑप्शनल को डिसाइड करेंगे। फिर मेरे पास क्या आएगा? ऑप्शनल का पीयर इन्फ्लुएंस, कि मेरा रूममेट ले रहा है, तो क्या उससे ये अथोराइज हो जाता है कि आपके रूममेट का पहला तो सिलेक्शन हो गया है उस ऑप्शनल से?
और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आपको भी वो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आपको भी वो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है जो आपके रूममेट को लगता है? ऐसा अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इस इन्फ्लुएंस में हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने इस बात को करते हुए एक चीज इंपॉर्टेंट बोल दी है कि क्या आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है उसमें। कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करोगे, 5 महीने तो क्लासेस करोगे आप उसकी, 5 मंथ्स के लिए। 5 मंथ्स के लिए क्लासेस करने के बाद आप क्या करोगे फिर? सर उसके बाद हमें खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। प्री एग्जाम के बाद मेंस के बीच में फिर से हमें उसको तैयार करना पड़ेगा, अच्छे उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। मतलब मुझे अच्छा खासा टाइम इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर मेरा ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मैं वो टाइम नहीं लगा पाऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई भी ऑप्शनल हो, पहले आप ये सोचो कि क्या आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बाकी ये फैक्टर मैंने नेग्लेक्ट किए हैं। दूसरा टाइम का फैक्टर आता है कि सर एक तो ऑप्शनल होता है लंबा, एक होता है छोटा ऑप्शनल। तो वो एक फैक्टर हो जाता है जिसके हिसाब से मैं ऑप्शनल को डिसाइड कर सकता हूं। देखो, आपने मान लो कोई ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया जो छोटा ऑप्शनल है। आपने मान लो कोई ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया, भाई साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, छोटा है फिलोसफी। तो फिलोसफी छोटा है तो क्या आप उस छोटे ऑप्शनल को कंसीडर कर लोगे? आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको पढ़ना है और आप सोच रहे हो किस ट्रैप में पढ़ना है। एक बार ले लिया तो वो चलता चला जाएगा। आपने 1 साल, फिर 2 साल, फिर तीसरा साल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बहुत बड़ी कॉस्ट है। आपको कोई ये नहीं है कि 1 महीने की बात थी, 10 दिन कम लग रहे हैं तो मैं यही ले लूं, ऐसा नहीं है। और लार्जली मैं बोलूंगा कि कोई ऑप्शनल इतना बड़ा या छोटा नहीं होता। हाँ, कुछ कुछ जैसे PSIR है, ज्योग्राफी है, थोड़ा सा सिलेबस एक्सटेंडेड है, लेकिन उसमें भी पेपर 1 जैसे ज्योग्राफी है तो पेपर 1 ज्यादा टाइम लेता है, पेपर 2 उसका ही बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है तो कम टाइम लेता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 5 महीने, 5.5 महीने आपको लगेंगे एक ऑप्शनल को फाउंडेशन प्रिपेयर करने में, और फिर 2-3 महीने आपको भी लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर ताकि वो अच्छा हो सके। और इतना हर एक ऑप्शनल पे काम करना पड़ेगा। तो टाइम के चक्कर में आप ऐसे मत फंस जाना कि आपका इंटरेस्ट ना हो फिर भी आप टाइम को बचाने के लिए ऑप्शन ले लिया। एक साइकिल बन जाएगी, एक बार ले लिया साइकिल बन गई है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो टाइम कैन बी अ स्मॉल फैक्टर बट नॉट लार्ज वन। दूसरा, टाइम को आप एज सच मेजर नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आपने कोई ऑप्शन लिया फिलोसफी, और उससे आपको कहां फायदा मिल रहा है जीएस में नहीं पता, लेकिन किसी और सब्जेक्ट से मिल रहा है, तो आपका वो जीएस का सब्जेक्ट अच्छा हुआ। आपने टाइम तो कैलकुलेट नहीं किया, बट इट डजंट मैटर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टाइम लार्जली डजंट मैटर, मोर और लेस सेम ही टाइम आपको लग जाता है। स्कोरिंग, यस, ये होना चाहिए, बट कैसे पता लगता है स्कोरिंग है या नहीं है कोई सब्जेक्ट? सिंपल देखो कि कितने टॉपर्स उससे सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या अच्छे खासे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? यस। क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 280 मार्क्स, 300 मार्क्स टाइप आ रहे हैं? हाँ। अगर आपको 5 से 10 से 20 लोग मिल जाते हैं किसी ऑप्शनल से जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये स्कोरिंग ऑप्शनल है। ठीक है ना? अगर आपको रैंकर्स मिल रहे हैं तो वो स्कोरिंग ऑप्शनल है, तो ठीक है, यू कैन टेक इट। ठीक है, ओके। देन इट कम्स टू पॉपुलैरिटी। क्या पॉपुलैरिटी से हमारा इंटरेस्ट जाग जाता है? क्या पॉपुलैरिटी से किसी सब्जेक्ट के हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसके अंदर? क्या वो पॉपुलैरिटी हमें कंपेल करती है कि हम उस सब्जेक्ट को अच्छा खासा पढ़ें? नहीं करती है। तो नहीं करती तो आप उस पर ज्यादा प्रेशर न मत दो। करंट अफेयर की लिंकेज कितनी है? देखो, कोई सब्जेक्ट करंट अफेयर से ज्यादा लिंक करता है, कोई कम करता है। तो कोई सब्जेक्ट ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि करंट अफेयर वैसे भी आप लार्जरली इतने ज्यादा पढ़ते हो आपके प्री के लिए, आपके जनरल स्टडी के लिए, कि आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर से लेना देना नहीं होता है। जीएस का कंट्रीब्यूशन समवट इट कैन हेल्प, समवट इट कैन हेल्प, इससे आपका काम आसान हो जाएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट में। तो देखो, इनमें से एक ये फैक्टर हुआ जो इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन सबको कंसिडर करते हुए आप देखो कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है। और अब ये जो 10 ऑप्शनल आपके पास बच गए थे, इसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस में आ रहा है, इनमें से कौन सा स्कोरिंग ऑप्शनल है, और आपके जीएस से ओवरलैप है तो अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस आप उसको ले सकते हो। जैसे इनको कैटेगरी में डालते हैं,
जैसे एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल है, तो क्या आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है? एग्रीकल्चर में क्या आपका इंटरेस्ट है? क्या एग्रीकल्चर से बड़े सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं? क्या एग्रीकल्चर आपके जीएस में बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे तो यस, एक ऑप्शनल ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे एंथ्रो पे आ जाओ, एंथ्रो पे अच्छे खासे सिलेक्शन होते हैं, स्कोरिंग भी है। अब आपका बस इंटरेस्ट है या नहीं है उसको देख लो। जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है स्पेशली उसमें, कल्चर, टेक्नोलॉजी, बायो, इसमें नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी तो फिर भी ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी में नहीं है, तो मतलब मैं एंथ्रो मेरे लिए नेग्लेक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आपका है तो आप एक बार सिलेबस देखो, इसका और देख लो। ज्योग्राफी है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप जीएस में भी पढ़ रहे हो, स्कोरिंग भी है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब आप इसको ले सकते हो। सिमिलरली हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में अगर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, स्कोरिंग ऑप्शनल है, हिस्ट्री, हिस्ट्री एक स्कोरिंग ऑप्शनल है, आपके जीएस से भी ओवरलैप करता है, तो दो पैरामीटर तो पूरे हो रहे हैं भाई, आपके दो पैरामीटर तो यहां पूरे हो ही रहे हैं ना। यहां पे जीएस का कंट्रीब्यूशन है, स्कोरिंग भी है, आपका इंटरेस्ट अपना देखना है कि क्या आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसके हिसाब से यस या नो हो जाएगा। सेम विद फिलोसफी, जीएस से कोई कंट्रीब्यूशन खास नहीं है, स्कोरिंग है, ठीक है ना, बट इंटरेस्ट है या नहीं है उसके हिसाब से आप देख लोगे इसको। एंड देन सेम विद द पीएसआईआर एज वेल एज सोशियोलॉजी। तो आपको सिंपली ये एनालिसिस करना है कि भाई कोई स्कोरिंग है या नहीं है, इसका जीएस से कितना ओवरलैप है, और अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनको सबको कंबाइन करके आप इसका आउटकम देख सकते हैं, ठीक है ना। करना सिंपल ये है कि आप उसका एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो सिलेबस को, डेली एक प्लान बनाओ, उस प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते जाओ, ऑप्शनल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या टाइमलाइन होनी चाहिए आपके ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए? लेट अस अज्यूम कि आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 27 के लिए कर रहे हो, तो अभी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी टाइमलाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए ऑप्शनल को प्रिपेयर करने की। अगर आप 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हो तो अपना ऑप्शनल डिसाइड करो और बाय जुलाई उसकी प्रिपरेशन 1 जुलाई से स्टार्ट कर दो। जुलाई 2025 यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। अब जुलाई में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बाय दिसंबर आपका ऑप्शनल का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बाय दिसंबर हो भी जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ है, आपका सिलेबस पूरा हो भी जाएगा। तो यस, ये होना चाहिए। देन मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे आपको कहना चाहिए कि बिफोर फरवरी, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आता है आपका, उससे पहले पहले आपने एक रिवीजन तो जरूर दे दिया हो। किस तरीके से? भाई नवंबर एंड या मिड दिसंबर खत्म हुआ, उन 2-2.5 महीनों में आपने क्रिस्प नोट्स बना लिए अपने ऑप्शनल के, और बस उसके बाद ऑप्शनल को बंद कर दो, प्री के लिए कंप्लीट तैयारी करो। जैसे ही प्री का रिजल्ट आ रहा है, जैसे आप प्री दे के आए हो, इमीडिएटली उसके बाद में ही अपना तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वो 2-3 महीने अब आपको बुक्स नहीं पढ़नी। अब आपने जो क्रिस्प नोट्स बनाए थे यहां पे, वही पढ़ने हैं, क्योंकि बुक्स पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टोटल ड्रेन हो जाओगे, आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिससे आप अपने ऑप्शनल को चूज कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई एम द फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, so we are starting geography optional at Nirnay IAS from 25th of June 2025, 25th जून 2025 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये ऑप्शनल हम अपना पूरा करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू वांट टू ज्वाइन इट, एंड यस, क्योंकि दिस इज अ इनॉग्रल ऑफर फॉर यू, तो यू कैन यूज कोड कपिल व्हाइल टेकिंग एडमिशन, ठीक है। यू विल बी गेटिंग अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड इन द प्राइस पॉइंट, इट विल बी एट लेसर प्राइस, okay. For any queries, you can join this Telegram channel, you can message me or my Instagram handle. Thank you very much and best wishes.